ऊर्जा जो है वो आप हाई रखिएगा, एनर्जी जो है वो हाई रखिएगा, क्योंकि अब हमारे बीच पहुंच गए हैं केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी। स्वागत करें उनका तालियों से, तालियों की गूंज से स्वागत किया जाए केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी का। बहुत ही खास ये अगला सेशन होने वाला है, कैसे चलेगा भारत 120 की रफ्तार पे, ये शीर्षक है हमारे इस आखिरी सत्र का, डे 1 का समापन हम इस फिनाले सेशन, इस बेहद खास सेशन से करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बीच पहुंच चुके हैं हमारे अगले खास मेहमान केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का। और स्वागत तालियों के साथ होना चाहिए, तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। एक दूरदर्शी राजनेता हैं, बल्कि वो देखिए भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के शिल्पकार भी रहे हैं। और ऐसे में जब जब उनका जिक्र होता है तो देश में आखिर सड़कों का जाल कैसे बिछा, इसका जिक्र बार बार किया जाता है। और ऐसे में विकास, नवाचार और स्थिरता, ये तीनों उनके कार्यों की पहचान रही है। पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी, आपने समय निकाला और इंडिया न्यूज मंच पे आप आए। और अब मैं मंच ITV नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु के हवाले करता हूं इस अगले खास सेशन के लिए, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। नमस्कार, इंडिया न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि भारत में बहुत गिने चुने राजनेता हैं जिन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से राजनीति करी है। बहुत गिने चुने राजनेता हैं जो विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। और इस वक्त जो हमारे मंच पर शख्सियत हैं, उन्हें मैन ऑफ इनोवेशन, मैन ऑफ हाईवेज और मैन ऑफ आइडिया कहा जाता है। भारत की ऐसी राजनीतिक शख्सियत का मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जाए। गडकरी जी, वैसे आपसे सवाल पूछना तो सूरज को आईना दिखाने के बराबर है, दीपक दिखाने के बराबर है, क्योंकि मैंने जितने भी आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं या किए हैं, हर सवाल का जवाब आपके पास होता है। चूंकि विकसित भारत की बात चल रही है और 2024 का विकसित भारत का जो रोड मैप है, जिसे लेकर पूरी सरकार काम कर रही है, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि 2047 का विकसित भारत का रोड मैप आपकी नज़र में, आपके मंत्रालय की नज़र में क्या है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और लगातार इतने बड़े प्रमाण पर चेंजेस हो रहे हैं, केवल रहन सहन में, कपड़ों में नहीं, तो सब सेक्टर में होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि बेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है एक प्रकार का नॉलेज है जी। और नॉलेज जो है वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक जुड़ा हुआ है। तो मैं एक फिलॉसफी पर बहुत विश्वास रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी फिलॉसफी उतना ही मैं जीवन में याद रखता हूँ, वो है नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो पहली बात तो ऐसी है कि आज रोड सेक्टर में काफ़ी बदलाव हुआ है और जो कुछ आपने देखा है वो तो बहुत ही शुरुआत है। असली फिल्म तो और शुरुआत है। हाँ, अच्छा, क्योंकि आज आप देखिए, अभी दिल्ली से देहरादून हम एक 10 दिन में प्रधानमंत्री जी का समय मिलने के बाद इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। अच्छा, तो मैं आपको कह देता हूँ कि अगले महीने में एंड होने के पहले दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट बंद हो जाएगी। कैसा क्या? हाँ, वो तो वैसे ही बंद है, वो आज बंद है, उसका कारण अलग है, पर अब वैसे भी ये क्योंकि कोई लोग जाएंगे नहीं। इसका कारण क्या है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जी, और वो टनेज बना रहे, रोड बना रहे, ब्रिजेस बना रहे हैं।
पर अब क्या होता है कि जैसे अभी हमने एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाने के बाद एयर स्ट्रिप से नीचे से टनल बनाई, अब वो UR2 बनाया जो पानीपत के लिए जाता है उधर से। अब सब करने के बाद भी ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। तो अभी हमने एक अध्ययन शुरू किया है कि ताल कटोरा स्टेडियम से जमीन के अंदर से 6 लेन के 2 टनल निकालकर डायरेक्ट गुड़गांव चले जाए, ताकि यहाँ का ट्रैफिक जाम खत्म हो। फिर ये भी सोच रहे, अभी हम लोग 50,000 करोड़ के केवल ब्रिजेस पुणे में बना रहे, 3 मंजूर हो गए, चौथा भी प्रोसेस में है। नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर, एक ही पिलर पर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। जैसे बिल्डिंग 4 मंजिली 5 मंजिली, वैसे फ्लाईओवर भी बना रहे हैं। और ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट हमारे देश की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हाईवे, टनल्स, रोड, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के साथ हम रोपवे और केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, इस पे काम कर रहे हैं। 260 हमारे प्रोजेक्ट है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जी, कि हम केदारनाथ की रोपवे बना रहे हैं और रोपवे की कीमत है 5,000 करोड़। और हमने ऐसा टेंडर निकाला है कि 5,000 करोड़ खर्चा करने वाली कंपनी हमको 800 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी दे रही, हम 1 रुपया नहीं डाल रहे, केवल हमने उसको प्रोजेक्ट दिया, उसके 800 करोड़ हमको मिल रहे हैं। अभी तक तो हम सुनते थे कि जितने भी सरकारी ठेके होते हैं, ठेकेदार उनसे तेल निकालते हैं, लेकिन आप ठेकेदारों का तेल निकाल रहे हैं। मुझे लगता है ये स्कीम बड़ी काबिले तारीफ है। कि देखिए ना, 5,000 करोड़ की रोपवे वो कंपनी खर्चा कर रही है और ऊपर से हमने ये रोपवे बनाने की उसको अवसर दिया है, इसलिए वो 800 करोड़ रुपए हमको दे रहा है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। और कचरे से लेकर, जैसे अभी आपको बताओ, रोड का तो काफ़ी कॉमन हो गया। मैंने मथुरा में एक प्रोजेक्ट किया था जो फ्यूचरिस्टिक मेरी विजन है, मैंने मेरी पीछे, मैं उसके पीछे हूँ, कि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो मथुरा में हमने जो 80 MLD स्लज थी, मथुरा में बहुत गंदगी थी, तो मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो हमने तय किया कि 40% हम देंगे, 60% कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा। और मथुरा में एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी, तो मैं इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब थे, उससे उनको बुलाया मैंने घर पर, और मैंने कहा ये जो आपको पानी लगता है रिफाइनरी का, आप कहाँ से लेते हैं? बोले यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेते हैं। तो कितने पैसे देते हो आप? तो बोले 25 करोड़ देता हूँ। बोला आप चिंता मत करिए, मैं 5 करोड़ आपके बचा दूंगा, आप 20 करोड़ दीजिए। और हमने हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट किया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने लिया, और अब 20 करोड़ में इंडियन ऑयल को ये मिल रहा है, पानी मिल रहा है। मथुरा का 80 MLD का प्रोजेक्ट 40% मैंने कॉस्ट 60% बच गई, वो हो गया। और एक प्रकार से सभी को विन विन सिचुएशन होगी। अभी दिल्ली में 4 माउंटेन है, 8। अब हमने ये संकल्प किया, अभी तक हमने 80 लाख टन कचरा जी रोड के अंदर डाला है। ये UR2 में डाला है, द्वारका के एक्सप्रेस वे में डाला है, दिल्ली मुंबई हाईवे में डाला है, अहमदाबाद डोलेरो रोड पे डाला है। और हमने ये जो लीगसी सॉलिड वेस्ट है, इसको हम लोग ये 2027 समाप्त होने के पहले देश की सॉलिड वेस्ट जो है, कचरा है, इसको हम समाप्त कर देंगे। और आज मैं पहली बार आपको एक अच्छी न्यूज़ दे रहा हूँ जी, क्योंकि इंडिया न्यूज़ के मंच से। हाँ, यस, द फर्स्ट टाइम कि ये परली जो है, ये जलने के कारण बहुत समस्या है। तो अभी हमने परली से डांबर बनाया है, बिटुमिन। अच्छा, तो ये सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, गवर्नमेंट की, उनके मदद से प्राज और दोनों की टेक्नोलॉजी थी। और फिर नागपुर जबलपुर रोड पर 1 किलोमीटर रोड बनाया, उसका पायलट प्रोजेक्ट, रामटेक करके गांव है, वहाँ मनसर के पास वो रोड बनाया। और दैट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। अब फिर मैं उनके पीछे पड़ा कि यार टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स करो, लोगों को दो। तो आज उन्होंने पेटेंट लिया और अभी 15 दिन में 10 दिन में कार्यक्रम होगा, आज ही मैंने उनको डेट दी है। और अब ये परली से डांबर तैयार करने वाला 15 प्रोजेक्ट कंपनियां उसको खरीद रही है टेक्नोलॉजी को। अब परली जलेगी नहीं, उसका डांबर बनेगा। पराली जलेगी नहीं, यानी कि अच्छा, और उसके बाद आगे की बताता हूं कि हमारे देश में 98 लाख टन बिटुमिन लगता है, डांबर लगता है। उसमें इंडियन रिफाइनरी की क्षमता केवल 50 लाख टन है। तो 50 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं।
तो हमारा किसान अन्नदाता नहीं रहा है, हमारा किसान अन्नदाता से ईंधनदाता बना है, क्योंकि इथेनॉल बन रहा है, परली से बायो सीएनजी बन रहा है, शुगर केन जूस मोलाइसिस से बन रहा है, फिर हमारे बायोमास से पावर बन रही, ऊर्जा बन रही है। और अब ये जो सोनीपत पानीपत में ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन जो डांबर की मैंने बात की, और करीब 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। यानी परली से हवाई ईंधन तैयार होगा, हवाई जहाज चलेंगे। मतलब किसानों को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, मुजावरा के तौर पे या सब्सिडी के तौर पर वो अपनी पराली को बेच सकते हैं और उससे पैसा बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिल्कुल, जो जला रहे उसके बजाय 2,500 से 3,000 रुपये टन उनको रेट मिलेगा। और आपको एक बात बता दो, आपने जो कहा उसका जी, कि पहले हम इथेनॉल केवल शुगर केन जूस और मोलाइसिस से बनाते थे। अभी मैं जिस गाड़ी में आया हूँ वो इथेनॉल की गाड़ी है, वो 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी है, 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की कॉस्ट में जो एवरेज आता है उसकी तुलना करेंगे तो पेट्रोल की कीमत आती है 25 रुपये लीटर, पोल्यूशन जीरो। तो वो गाड़ी टोयोटो की इनोवा गाड़ी उसी में आया। अच्छा, आपकी गाड़ी में कोई परेशानी तो नहीं है? मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी वो जटरोपा पे गाड़ी चलाते थे और वो बहुत प्रचारित हुई थी, बाद में अब वो गाड़ी खड़ी हुई है, वो चलती नहीं है। तो इथेनॉल से कोई नहीं, परेशानी ऐसा नहीं हुआ जी, क्योंकि उस गाड़ी को डीजल मैंने भेजा था नागपुर से। अच्छा, आपकी कहानी थोड़ी गलत, मैं आपको सुधारता हूँ जी, जट्रोफा जैसा एडिबल ऑयल और नॉन एडिबल दोनों से बायोडीजल बनता है जी, तो रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली ये नॉन एडिबल ऑयल सीड फॉरेस्ट में मिलती है, उससे डीजल तैयार होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो नॉन एडिबल ऑयल सीड है, रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली जी, इसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो वो डीजल की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है और इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर बायोडीजल बना सकते हैं। अभी मैं ब्राज़ील में गया था जी, ब्राज़ील में सोयाबीन तेल से डीजल बन रहा है, मलेशिया में पामोलिन ऑयल से तेल बन रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि देश की वहाँ क्या, हम 1.5 लाख टन का खाद्य तेल इंपोर्ट करें, हम काय का डीजल बनाएंगे? इसलिए वो नहीं बना। ये बड़ा संकेत है। चूंकि आपका मंत्रालय संभालने के बाद 60% तक आपने नेशनल हाईवे को बढ़ाया, लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो 16% से घटकर 9% पर आ गई है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, निश्चित तौर पर जब ये बनता है तो देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, लोगों का आवागमन बहुत सुगम बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव है ट्रैफिक का, क्योंकि गाड़ियां लगातार बिक रही हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति हो रही है, लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया कि 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएगा, गाजियाबाद से लोग 4 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं, लेकिन गाजियाबाद से गुड़गांव पहुंचते पहुंचते उसको 4 घंटे लग जाते हैं। सरदार पटेल मार्ग का अगर जिक्र कर दें, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो यहाँ पर सुगम बनाने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन भी होता है, दम घोटू हवा भी होती है, उसके लिए मंत्रालय क्या कर रहा है? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि आप ये बात समझ लीजिए कि जब हम रोड अच्छे बनाते हैं तो उससे काफ़ी फायदा इकोनॉमी को होता है। 1 रुपया अगर हम रोड पे खर्चा करेंगे तो 3 रुपए का बेनिफिट जीडीपी बढ़ाने में होता है। देखिए, अब मैं आपको छोटा उदाहरण दूंगा जी, हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का 12,000 करोड़ का रोड अब 85-90% बन गया। तो उत्तराखंड की सरकार को परमिट शुरू करने पड़े, क्योंकि टूरिज्म इतना बढ़ गया कि लोग आने लगे। और टूरिज्म ये सेक्टर ऐसा है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए खर्चा होती है। तो आने वाले समय में रोड अच्छा बनेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 9% हो गया। IIM कलकत्ता और चेन्नई IIT और कानपुर IIT ने एक रिपोर्ट दिया है कि रोड अच्छे बनने के कारण अब ये कॉस्ट जो है ये करीब 6% कम हुई है। अब हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी तो 6% कम हुई, 10% हुई। चाइना की 8% है और यूरोपियन कंट्री और अमेरिका की जो है 12% है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जब बात हुई है 3-4 महीने के पहले थी, अभी अगर कम हुई, अगर इसका हिसाब लगाएंगे तो 9% यानी सिंगल डिजिट पे आई है। यानी अगर रोड अच्छे बनने से हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, तो 1.5 गुना बढ़ेगा तो कितना फ़ायदा होगा। अभी जैसे आप ऑटोमोबाइल की बात कर रही है, ये मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित विषय इसलिए बता रहा हूँ।
मैं जब मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे वर्ल्ड पर। आज हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आए हैं और अभी 6-7 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए हैं। और तीसरे नंबर पर आने के बाद अब चाइना, अमेरिका पहले नंबर पर है 79 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर चाइना है 49 लाख करोड़ और हिंदुस्तान है 22 लाख करोड़। अब जो अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल में वर्ल्ड के पूरे ब्रांड हमारे देश में हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, हमारा टारगेट है कि हम जल्दी ही वर्ल्ड में नंबर 1 पर जाएंगे व्हीकल खरीदने में। अब हाँ बिल्कुल। अब छोटी बात बताता हूँ क्योंकि ये दोनों बाजू से बचता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री अभी जो है ये 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दे चुकी है। ये इंडस्ट्री है देश का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और यही इंडस्ट्री है कि जीएसटी के रूप में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। अब आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री का जो सपना है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अब नंबर बढ़ रहा है, अभी 40% सेल बढ़ा। अब कोई कल मैं कार्यक्रम में था, बोले इतनी गाड़ियाँ होगी तो क्या होगा। अब क्योंकि पार्किंग के लिए जगह नहीं है, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो रही, तो एक नकारात्मक पहलू भी है उसका। नहीं, मेरा आप कोई नकारात्मक नहीं है। अच्छा, मैं साफ बोलता हूँ, मेरा अच्छा दिखाई है। ये मैं नागपुर में रहता हूँ, मैंने कानून से अपना घर बनाया, 12 गाड़ियों का पार्किंग है। यहाँ किसी भी बड़े आदमी के घर जाओ, चकाचक इटालियन मार्बल लगा है, 4-4 मंजिले घर है और मर्सिडीज गाड़ी रोड पर खड़ी है। हाँ, रोड पर यही एक समस्या। ये क्यों है? हाँ, आप आपके यहाँ जब अच्छा घर बनाते हो अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाओ। अभी आप स्पेन में जाओगे, मैं गया था, तो ये जो दिल्ली में जैसे अभी मैं एक जगह 25 मिनट रुका हुआ इंडिया गेट के पास घूम रहा था, तो रोड के अंदर उन्होंने 25-25 हजार गाड़ियों के पार्किंग तैयार किए। क्या बात है। तो मैंने उनको बुलाया, अभी आके गए मुझे स्पेन की कंपनी वाले। मतलब इंडिया गेट के नीचे उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में लुटियन में पार्किंग। मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे डिपार्टमेंट का विषय नहीं है जी। पर आने वाले समय में हमें पार्किंग के लिए ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात, रोड में हमको टनल्स बनानी पड़ेगी, एलिवेटेड रोड्स बनाने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर आदमी गाड़ी चलाता है। अभी मैं नई टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर वो होगा तो आप दिखा देना। एक नई बस ला रहा हूँ। अच्छा, वो बस मैंने टाटा का जॉइंट वेंचर भी करा दिया, हिटैची और इसकी सीमेंस की फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी है। बस की कैपेसिटी है 135 सीटर और बस जो है ये आ गई बस, ये देखो, ये देखिए बस भी आ गई। तो ये इनोवेशन है, इसमें मैंने मैन ऑफ इनोवेशन कहा। ये 135 सीटर बस है, एयर कंडीशन, सामने एग्जीक्यूटिव चेयर है, चेयर के अंदर सामने लैपटॉप लगा हुआ है, आप वर्क भी कर सकते हो, टीवी भी देख सकते हो। और बस में जैसी एयर होस्टेस है वैसी बस होस्टेस है और बस में चाय पानी नाश्ता भी है, सब कुछ है। और बस का टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम है। मतलब एक आम आदमी भी वैनिटी वैन, बस देखो, वैनिटी वैन की फैसिलिटी ले सकता है। ये स्टॉप पर खड़ी रही, वहाँ चार्जिंग है, वो चार्जर नीचे आ रहा है, 20 सेकंड में बस जब लोग तो उतरेंगे चार्ज होगी और बस आगे चली जाएगी। मतलब चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भले ही हवाई यात्रा का मजा नहीं ले रहा है लेकिन इस बस में बैठकर ले लेगा। सर अभी ये बस क्या है, ये पहली सिटी बस है जी। अब ये बस जो है दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, आप लैपटॉप देखते हुए, टीवी देखते हुए, एयर कंडीशन बस, एग्जीक्यूटिव चेयर, चाय पानी नाश्ता, सो के जाओगे तो आप क्यों गाड़ी लेके जाओगे? और सस्ते में, डीजल बस की तुलना में 30% सस्ता टिकट, तो फिर इसी में जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अभी मेरे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल करने से गाड़ियों का उपयोग कम होगा, उससे प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अभी मेरे साथी अखिलेश यादव जी इसी मंच पर थे, मेरी सहयोगी तारीफ कर रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स की। तो अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि जो इस वक्त जो लंबी लंबी सड़कें और हाईवेज बन रहे हैं वो मॉडल है यमुना एक्सप्रेस वे का। तो हमारा ही मॉडल NHAI उसी आधार पर चल रहा है। चलो वे किसी का भी हो, मॉडल तो चल रहा है ना, आप मान रहे हैं? देखो अगर आपको सच्चाई सुनना है तो मैं आपको बता देता हूँ प्लीज। देखो मैं अपनी बात को कभी कहता नहीं। इस देश का पहला BOT प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास, ये जब महाराष्ट्र में मंत्री था तब मैंने बनाया जी। तो पहला BOT प्रोजेक्ट वो हुआ। दूसरा उसके बाद वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई, ये पब्लिक कैपिटल से खड़ा करके पहला शुरू हुआ, वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ और दैट इज द स्टार्टिंग। अटल जी ने मुझे बुलाया था
मेरी उम्र 34 साल की थी तब मुझे उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य दिया। वो योजना मैंने बनाई। तब से आप इनोवेशन कर रहे हैं सरकारों में। देखो, इनोवेशन में हमको पहले बता दूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, इंजीनियर नहीं हूँ, और मैं बहुत विद्वान भी नहीं हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। सर, ये कुछ करने की इच्छा चाहिए जी। देखो मैं 75 का इमरजेंसी में हायर मैट्रिक में था, और मेरे घर की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, और मैं थोड़ा फर्स्ट क्लास में पास होता था। पर जैसे वो इमरजेंसी लगी, घर बाहर के लोग जेल में गए, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लगा, और मेरा नुकसान ये हुआ कि मुझे मैट्रिक में 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। इंजीनियरिंग के एडमिशन तो मिलने की बात ही नहीं, मैं एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई। अब मुझे 14 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट नहीं, डिलीट मिली है, और 7 डिलीट मेरी जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में है। अब मैं अभी मेरे खेती में AI इन एग्रीकल्चर लगा है, और उसमें मेरे यहाँ वेदर स्टेशन है, जमीन का मॉइस्चर कितना गिनने का यंत्र लगा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अमेरिकन सैटेलाइट मेरे खेती के फोटो निकाल कर मुझे भेजती है, और वो बताते हैं कि 4 दिन के बाद कौन सा डिसीज आने वाला है। अब मेरा 50% फर्टिलाइजर और इंसेक्ट खर्चा कम हुआ, पानी का खर्चा आधा हो गया, और प्रोडक्टिविटी डबल होने वाली है। तो ये टेक्नोलॉजी जो होती है ये हर जगह उपयोगी होती है। और मैं थोड़ा मैं साड़ियाँ बनाता हूँ, मैं कारपेट चिंदी के बनाता हूँ, कभी आप घर पर आओ मैं आपको दिलाऊंगा। तो ये मेरा धंधा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए काम करना। अब मेरे सोशल प्रोजेक्ट का टर्नओवर 2500 करोड़ है, और जबकि ये कोई मेरा धंधा नहीं है। नहीं तो आप दिल्ली में क्या है, कोई कुछ करता नहीं, और मैंने 2500 करोड़ बोला, नितिन गडकरी बड़े उद्योगपति है करके लिख दिया। तो मेरा धंधा नहीं है। मैंने 15,000 लोगों को रोजगार दिया, मैं उनको रोजगार देना, मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। बहुत सारे लोग तो इस बात को लेकर तनाव में होते होंगे, आपके साथी बोले जितने हमारे पास ये मंत्रालय है और जितने हमारे पास आइडियाज नहीं है, उससे ज्यादा आइडिया तो गडकरी जी के पास है। तो मैं अपनी आइडिया बांटते रहता हूँ। आप बांटते रहते, मुझे लगता है देखिए सभी मंत्रालय में आपने आइडिया दे दिया। देखो, मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने पानी पर उतरने वाला हवाई जहाज लाया, एविएशन मंत्री जो उनको लेके गया, और गिरगांव चौपाटी पर समुद्र पे उतरा, और वो हवाई जहाज बाद में मोदी जी ने कहा कि मुझे भी बैठना है इसमें। अच्छा। तो मुझे नृपेंद्र मिश्रा का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि ये सिंगल इंजन का है, तो PM साहब कैसे जा सकते हैं जी। तो बोले आप उनसे बात करिए। तो मैंने कहा मैं कैसे समझाऊं, तो मैंने बात की कि मोदी जी ये सिंगल इंजन का है। बोले आप कानून की बात आप कब से करने लगे? बोले आप तो कानून तोड़ने का काम करते हैं, मुझे जाना है बोले। और मोदी जी वो अपने नर्मदा के फ्रंट से, नहीं अपनी कौन सी नदी, साबरमती फ्रंट से उड़कर सरदार सरोवर गए, और मैंने तुरंत उनका अरेंज कर दिया। अब मैं वो देखता हूँ कि रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर वे, डबल डेकर बस हवा में चलने वाली, और अभी ये पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज। मैंने 26 रोड ऐसे बनाए कि जहां मिलिट्री का बड़ा से बड़ा विमान उतार सकता है, एयर स्ट्रिप जैसे। मैं राजनाथ सिंह को लेके गया, रावत साहब को लेके गया, और मैंने कहा एक काम करो, जैसे रेलवे फाटक होता है ना कि रेलवे आती तो फाटक बंद, वैसे हवाई जहाज उतरेगा तो रोड बंद, हवाई जहाज उतर के एयरपोर्ट गया, रोड चालू, फिर बंद, फिर हवाई जहाज उड़ के गया, चालू। अब मैं ऐसे 25-30 एयरपोर्ट चालू कर सकता हूँ सीमाओं पर। जी। नितिन जी, चूंकि आपने बहुत अच्छे हाईवे बनाए हैं, उनकी गति बहुत अच्छी है, लोगों का समय बच रहा है, लेकिन चिंता एक्सीडेंट को लेकर भी हो रही है, बॉटलनेक जो हो रहा है उसे लेकर चिंता हो रही है, अवैध जो ढाबे हाईवेज पर खुल रहे हैं जिस पर कोई रोक नहीं है उसे लेकर चिंता हो रही है, और अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है, और मंत्रालय से पूछा भी है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें 4 प्रकार की समस्या है जी। एक रोड इंजीनियरिंग, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो रोड इंजीनियरिंग में बहुत कमियां है हमारे यहाँ, DPR ठीक नहीं बनते, गलतियां होती है, और उसके कारण भी एक्सीडेंट होती है, ये सच है जी। और मैं बहुत खुले रूप से बता रहा हूँ आपको, मुझे आने वाले समय में 10-20 कॉन्ट्रैक्टर को जेल में डालना है, और ब्लैक लिस्टेड भी करना है, और अधिकारियों को सस्पेंड करना है। ये इंडिया न्यूज के मंच से, हाँ बिल्कुल, मैंने चालू कर दिया काम। हाँ, बहुत टर्मिनेट कर दिए, ब्लैक लिस्टेड कर दिए, क्योंकि परफेक्शन चाहिए।
तो ये ऑटोमोबाइल रोड इंजीनियरिंग के हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, अभी तक 40,000 करोड़ खर्चा करके उसको इम्प्रूव किया। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 6 एयरबैग्स इकोनॉमिक मॉडल से लेकर पूरे सुधार किए। अभी मैंने स्कूटर को वो स्पेशल ब्रेकिंग सिस्टम लाई इलेक्ट्रॉनिक, ताकि वो स्कूटर उलट जाती है वो नहीं हो। अब ट्रक में इधर उधर सब जगह के हमने ये लाए, नॉब्स लगाए। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काम हुआ। इन्फोर्समेंट में हमने कड़ा नियम लगाए, सब प्रकार कुछ भी करेगा तो फाइन चालू किया। और चौथी बात है ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें आपकी मदद चाहिए। हमारे देश में अब क्या बताऊं मैं आपको, अपने महिला भी वो रोड के ऊपर चढ़ के इसे कुदती है। अच्छा, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग स्कूटर और कार चलाते समय मोबाइल पे बात करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। अभी हमने नियम किया है कि नई गाड़ी जो बेचेगा 2 हेलमेट देगा, ताकि हेलमेट पहनो। और 50 देखो देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है। और 18 से 34 एज ग्रुप में 66% डेथ है, 3% जीडीपी का नुकसान होता है। और मैं आपको बता दूं, अभी हमने एक अच्छी योजना लाई, आप जरा आपके मीडिया से इसको भी एडवर्टाइज करिए जी, कि कोई रास्ते में अगर एक्सीडेंट होकर कोई आदमी पड़ा होगा तो उसको जो उठाकर हॉस्पिटल एडमिट करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे, तालियां। कोई भी रोड पर। दूसरी बात, जो कोई भी एक्सीडेंट होगा और उसको किसी भी हॉस्पिटल में अगर एडमिट किया जाएगा, उसकी जान बचेगी, तो हम उसको मिनिमम 1.5 लाख रुपए का खर्चा, 7 दिन का जितना खर्चा होगा वो, और 1.5 लाख रुपए तक खर्चा हम देंगे। ये इंश्योरेंस हमने उसका किया। क्योंकि लोग अभी तक अभी इसलिए किसी को नहीं बचाते थे। छोटी सी बात बताता हूँ। अब सबसे बड़े IIM अपना दिल्ली के एम्स का एक रिपोर्ट आया कि एक्सीडेंट के बाद अगर उनको तुरंत मदद मिल जाएगी तो हर साल 50,000 लोगों की जान बच सकती है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है आप जरूर आपके सब लोगों को ये कहिए कि एक्सीडेंट में अगर कोई दिखता है तो उसको उठाकर हॉस्पिटल। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उन्हें और बचाते नहीं है, मदद नहीं करते, इलाज नहीं। कठोर बातें कहने में अच्छा नहीं लगता जी, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, महिलाएं रूल्स ऑफ द रोड का पालन नहीं करते। इस देश की हमारी समस्या है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और ये अवस्था के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। और इसलिए मैं और एक आह्वान करूंगा कि जो लोग वायलेशन कर रहा है उसके फोटो निकालो, अच्छा, अखबार में छापो कि ये देखो ये सज्जन, ये महिला कैसे कूद रही वहां से। तो ये किए बिना होगा नहीं। अभी मैंने आप महिलाओं को आप बार बार बोल रहे हैं, पुरुषों का नाम नहीं ले रहे साहब, वो कूदते हुए देख। अभी मैं आपको बताता हूं, मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि रोड के बीच में जो है इतना ऊंचा बनाइए कि हिंदुस्तान का हर नागरिक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है ये समझकर बनाइए, ताकि वो कूदे नहीं। अभी आप तुरंत यहाँ से निकले, होटल के सामने 2 मिनट देखते रहो, कूद जाता है। हाँ। कहीं ना कहीं लोगों ने रोड के बारे में, रोड सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करना, ये ह्यूमन बिहेवियर जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये एक्सीडेंट नहीं। मुझे लगता है महिला और पुरुष दोनों को इस बात का ध्यान रखना होगा। चूंकि अभी आपने देखा कि टेली कम्युनिकेशन को लेकर अभी इतना पार्लियामेंट में भी बवाल हुआ, जासूसी के आरोप लगे। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसमें वाहन है, सारथी है, ईडार है, फास्टैग है, जो उनका डेटा है, उस डेटा को लेकर एक चिंता हो रही है। इसके लिए आपने कोई निर्देश दिया? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी। वाहन का डेटा अभी हमने एक टोल सिस्टम नहीं की है कि टोल लाके रहेंगे नहीं, और 3,000 रुपये में पास रहेगा, 15 रुपये टोल, 200 पास उसको फुकट में मिले, है ना, 15 रुपये में। तो अभी क्या होता है कि सब सिस्टम ऑटोमेटिक बन गई, उसके नंबर प्लेट का फोटो आएगा, उसका फास्टैग का फोटो आएगा, और एक पास उससे जाएगा, 15 रुपये लगता है, तो 3,000 रुपये में 200 एंट्री फुकट है। क्या है कि ये सब वाहन का रिकॉर्ड है। तो सवाल आया कि जो आदमी वायोलेशन करेगा उस पर कार्रवाई कैसे करेंगे। तो हमने नियम बनाया, अभी आज ही मैंने सही की फाइल पर, कि वाहन रिकॉर्ड के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अगर वायोलेशन करेगा तो गाड़ी बेचेगा तो हमारे पास आएगा, तो उसका सेल नहीं होगा, गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पहले फाइन भर तुमने जो वायोलेशन किया है। तो ये सब रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक के सामने है, और इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है। और हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हुए थे, वो इसके ऊपर हमने उनका भी ओपिनियन लिया है। तो हमारा रिकॉर्ड कोई हम पब्लिक को देते ऐसा भी नहीं, पर ये पब्लिक इंटरेस्ट का डाटा है, इसमें आप बोल रहे ऐसी कोई समस्या नहीं है।
क्योंकि 39 करोड़ डेटा है, तो उसमें ये हो रहा है कि भाई तमाम इसमें प्राइवेट कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं, तो ये है कि कम से कम मिनिस्ट्री ने बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन जारी की है कि ये ज़रूरत पड़ने पर, चाहे वो सरकार की एजेंसी हो या किसी को भी, बहुत लिमिटेड इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। दे सकते हैं, देते हैं हम लोग जी। ये सर्वे करने वाले वगैरह कोई लेते हैं जी, उनको देते हैं जी। नितिन जी, चूंकि आप खाने पीने के भी बहुत शौकीन हैं और जिस शहर में जाते हैं कोशिश करते हैं कि उस शहर की सबसे अच्छी चीज़ क्या है वो खोजते हैं, वहाँ के लोगों से पूछते हैं और फिर मंगाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, और उसके बावजूद भी ईश्वर की दया से आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। देखो ऐसा नहीं है जी मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बनकर दिल्ली आया था जी। तब मेरा वजन 135 किलो था। अच्छा। हाँ, अब मैं 89 हूँ, 46 किलो मैंने वजन कम किया। और मैं आपके मार्फत मैं सबसे इरेगुलर, इनडिसिप्लिन और रात को 12 बजे खाना नहीं खाता था, कहीं भी समोसे खा लेता था, आलू बुंडे खा लेता था बहुत। पर कोविड के बाद मेरे लाइफ को मैंने बदल दिया। मैं रोज़ सुबह 2 से 2.5 घंटा प्राणायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ रोज, आज भी किया है, आज भी एक दिन नहीं चूकता। मेरा 8:40 का विमान होगा तो मैं 6 बजे उठकर 2 घंटा पूरा व्यायाम करके फिर जाता हूँ। तो मैं आप सबको कहूँगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, उद्योग व्यापार के क्षेत्र हो, देखो नॉलेज, सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य नश्वर है। अच्छा। और जीवन में कब अगर एक्सीडेंट होगा, हाथ पैर टूटे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। कोई बता नहीं सकते हैं। इसके लिए पहली बात, फर्स्ट प्रायोरिटी टू हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। जो मैंने जीवन में अनेक सालों तक गलती की वो मत करिए, पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दीजिए। मतलब किसी भी शहर में जाके आप चटपटा नहीं खाते? पूरा खाता हूँ मैं बहुत शौकीन हूँ। मुझे फुटपाथ पर खाना पसंद है। अच्छा। हाँ, और मैं, मेरी करोड़ों में फॉलोअर है जी। मेरी रेसिपी तो बड़े बड़े लोग देखते हैं जी। मैं रोज यूट्यूब पर, लोग मुझे एक ने पूछा, एक बहुत विदेशी चैनल पे इंटरव्यू हुआ, हाँ। आप इतना काम कर, मेरे बारे में गलत फहमी है लोगों को, मैं बहुत अभ्यास कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कुछ इंजीनियर हूँ, कुछ ये कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करता। अभी आप सच बता तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ जी। मेरा ध्यान आपके बातचीत में नहीं है, क्योंकि आज मुझे रात को कहाँ खाने के लिए जाना है अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। और अभी जाने के बाद पहला काम करूंगा कि मुझे आज कहाँ जाना है, और मैं आज कोई ना कोई नया फूड पे जाने को जाऊँ। इसलिए मैंने कहा कि मतलब खाने पीने के लिए इतने शौकीन, जहां भी गडकरी जी जाते हैं पता करते हैं यार कि वो चाट वहां पर कैसी मेरी खाने में कमी हुई है जी। खाना खाने की नीयत में कम नहीं हुई है। मेरे संतरे का सूप बनता है, मेरा एक चाइनीज शेफ है, 4 शेफ है घर पे। हाँ। तो अलग अलग चीजें बनाते हैं। रोज रात को मैं घर में जब जाता हूँ तो मेरे शेफ राह देखते बैठते हैं, और जब मैं बेडरूम में जाता हूँ तो 4 वाक्य खड़े, साहब क्या कल सुबह नाश्ते में क्या करना। तो यही विषय इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, जिंदगी खुशी से रहो, जियो और जीने दो, खाओ पियो आनंद से रहो। ये सबसे अच्छा संकेत है। ये भी कहा जाता है कि आप काम के समय काम करते हैं और आराम के समय आराम करते हैं, परिवार को समय देते हैं। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी, इतना बड़ा मंत्रालय होने के बावजूद भी, इतने अच्छे संकेत देने के बावजूद भी आप एकांत में अपने परिवार के साथ समय निकाल लेते हैं, कैसे बिताते हैं? देखो आपको सच बता दो, परिवार आज सुबह ही मैंने, हाँ। मेरे यहाँ जो था उसको बोला कि अरे वो अरिजीत सिंह का ये जो गाना है वो गाना लगाओ अभी। तो मैंने आज सुबह, रोज मैं अच्छे गाने सुनता हूँ, अलग अलग प्रकार के मैं म्यूजिक में, और गुनगुनाते भी हैं आप। बड़ी तारीफ सुनिए। नहीं, अब आपको गुनगुनाना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां। अब आपको गुनगुनाना पड़ेगा। एक बार मैंने गलती की थी, अगले बार नहीं करूंगा। एक अंतरा गुनगुना दीजिए। एक सब टीवी पर तुरंत आ जाता। नहीं, एक गुनगुना दीजिए सर, मैं आपसे प्रेरणा मिलेगी। नहीं, एक गुनगुना दीजिए। मैं गायक नहीं हूँ। एक बार जोरदार फिर से मैं सुनने वाला हूँ। एक अंतरा कोई भी। पर एक मैं आपको बताता हूँ कि संगीत, नृत्य और नाटक, चाहे आदमी कितना भी बिजी हो, ये उसको बड़ा शांति देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं। और मैं कभी पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत समय कम मिलता है, पर संगीत में सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ तो 50,000 लोग आते हैं हर रोज। इस बार 3 बार लाठीचार्ज हुआ। देश के सब बड़े बड़े कलाकार आके गए। तो मैं सब स्पोर्ट्स की इवेंट करता हूँ, 80,000 खिलाड़ी खेले। तो मैं ये सब स्पोर्ट्स में
हमारे संगीत में, सब में बड़ा रुचि रहती है। देखो, मैंने साफ लोगों को बताया कि मेरा लाइफ मेरे हिसाब से चलेगा, मेरी विजन मेरे हिसाब से चलेगी। तुमको पटता है तो वोट दो, नहीं पटता है तो मत। और मेरे में ताकत है। ये संकेत किसके लिए? जनता को बताया मैंने। अच्छा, जनता कि के जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लाती है, मेरी ताकत है कहने की। क्या बात। और मैंने कहा नहीं, मैं जात पंथ धर्म भाषा का था डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूंगा, नहीं देगा उसका भी काम करूंगा, लीगल काम सबका करूंगा। और मैं 3 बार लोकसभा में रहा हूं। आप कभी इस बार पोस्टर नहीं लगाया, बैनर नहीं लगाया, मैंने बोला फुकट का कोई खिलाऊंगा नहीं तुमको। चुनाव के बाद जो बोल, चुनाव जीतने के बाद मैं खाना देता हूं, हजारों लाखों लोग खाना खाते हैं, मैं चुनाव में नहीं खिलाऊंगा। तो ये देखिए, मुझे अच्छा लगता है कि लोग अच्छी बात को सपोर्ट करते हैं। फिल्में भी देखते हैं? हाँ, धुरंधर देखी? धुरंधर फिल्म देखी? प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं Z+ में हूँ, और मैं जब सिनेमा में जाता था, मेरे आजू बाजू के लोगों को उठाना, वो सिक्योरिटी वाले इतना तकलीफ देते थे। हाँ। तो मैंने जाना बंद कर दिया। पर अब मैं क्या करता हूँ, मेरा थिएटर बना है मैंने, हाँ। और मैं देखता हूँ। धुरंधर की तारीफ अभी 2 बार मैंने बहुत लोगों से सुनी है। देखने वाले हैं? पक्का देखने वाले। आपको सबसे अच्छा हीरो कौन सा लगता है? हाँ, सबसे अच्छा एक्टर कौन सा लगता है? अभिनेता कौन सा, आपके जमाने का या आज का, कौन सा? मेरा तो फेवरेट एक्टर तो अमिताभ बच्चन को मानता अमिताभ बच्चन अभी तक है। हूँ। और हीरोइन? हाँ, हीरोइन, अभिनेत्री हीरोइन अभी बता क्या- दीजिए। अभी हीरोइन उसका एज बहुत बढ़ गया है। फिर भी बता दीजिए। रेखा को बहुत अच्छे हीरो। क्या बात है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। ये इंडिया न्यूज के मन से मन की बातें गडकरी जी ने कही है। गडकरी जी, कोई एक अच्छा संकेत इस देश के लिए, इस समाज के लिए, भारत के लिए, कोई एक अच्छा संकेत जो आपके मन में अभी तक है और आप कह नहीं पाए हो? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, और मैं आप जैसे लोगों को प्रार्थना करूंगा जी कि दिस इज अ टाइम दैट वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सत्ता कारण ये राजनीति नहीं है, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण ये राजनीति है। हम स्वास्थ्य की सेवा में, रोजगार के सेवा में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए अच्छे अच्छे काम करें, उनकी सेवा करें। मैं बहुत स्वास्थ्य में अनेक योजनाएं चलाता हूँ। MRI 20,000 रुपये लेते हैं, मैं 1200 में देता हूँ। मैंने डायग्नोसिस सेंटर बनाए, साड़ियाँ बनाता हूँ, बाम्बू पे काम करता हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाता हूँ, अभी एग्रीकल्चर में काफ़ी काम करता हूँ, रूरल डेवलपमेंट में करता हूँ, स्मार्ट विलेज बना रहा हूँ, वाटर कंजर्वेशन में 25 साल से काम कर रहा हूँ, हमें काफ़ी अवार्ड मिले। तो आप ये जो समाज के हित में जो है वो काम करिए, और मेरा विश्वास है कि समाज के हित में जो सेवा का काम करेगा, विकास का काम करेगा, उसको राजनीति में लोगों का वैसे ही सपोर्ट मिल जाता है। तो ये राजनीति में केवल इसके पैर खींचो, उसके पैर खींचो, लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अब अच्छा काम करे, देश की प्रगति हो, समाज की प्रगति हो और गरीब का कल्याण हो, ये काम करते रहे। और यही आपकी खूबी भी है, चूंकि आप राजनेता हैं इसलिए ज़्यादातर लोग राजनीतिक सवाल पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों की देश को ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है, इसलिए हम सकारात्मक तौर पर आज बातचीत कर रहे थे। देश को आपकी ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है। ईश्वर आपको शतायु बनाए और ऐसे ही देश में इनोवेशन करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ETV बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेटवर्क की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज मंच पर मंत्रालय से जुड़ी बातें, देश से जुड़ी बातें और कुछ व्यक्तित्व बातें भी आपने की, इसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, आपका एक तस्वीर के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं। इस खास लम्हा को हम एक तस्वीर में कैद करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आने के लिए। इंडिया न्यूज मंच की आपने शोभा बढ़ाई। आज का ये समापन सत्र था, बहुत ही खास फिनाले सेशन था। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप इस खास तस्वीर के लिए मंच पे आए। थैंक यू सो मच सर। और देखिए, नितिन गडकरी सर जब भी आते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती है जो बाद में भी चर्चा का विषय होती हैं, और आज भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें ज़रूर हुई है जिसकी चर्चा इस सेशन के बाद भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मनोज जी, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं इस संचालन के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.